हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपको पता था कि बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने एज ऑफ जून 13, 2024 ऑल टाइम हाई ऑफ 76,810.9 एंड 23,398.9 पॉइंट्स हिट कर दिया है। तो स्टॉक मार्केट में इतने ह्यूज जंप का कॉज क्या है? वेल, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने मई 2024 में रिकॉर्ड हाई इनफ्लोज ऑफ रुपीज 34,697 करोड़ देखे और ये अप्रैल 2024 के रुपीज 18,917 करोड़ के इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज से अराउंड 88% हायर था। तो आखिर क्यों इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज इतना हाई हो गए? वेल, लोगों ने बिलीव किया कि स्टॉक मार्केट रैली हो जाएगा अगर लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जाते हैं तो उन्होंने हेविली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया और स्टॉक मार्केट्स में जो वो रैली एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका एडवांटेज उठाने के लिए अपने एसआईपी कंट्रीब्यूशंस भी बढ़ा दिए। नाउ एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आपको इक्विटी फंड्स में शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बेसिस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना हमेशा लॉन्ग रन के लिए होना चाहिए। तो अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आपको क्विक रिटर्न्स मिलेंगे, तो ये एक मिस्टेक है। आइए नजर डालते हैं कि कौन सी इक्विटी फंड कैटेगरीज ने मई 2024 में सबसे ज्यादा इनफ्लोज अट्रैक्ट किए। वेल, वो है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स, जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्टोरल फंड सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेक्टर जैसे कि ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी एटसेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं और थीमेटिक फंड्स किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थीम में ही इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, स्टील, सीमेंट, पेंट एटसेट्रा का बिजनेस कर रहे हैं। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जिनके पास सेक्टर्स और थीम्स के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया हो। तो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना बिना उन्हें अच्छे से समझे हुए ये एक गलती बेशक हो सकती है। आइए नजर डालते हैं उन 3 मिस्टेक्स पर जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में, और अगर आपने वो गलतियां कर दी तो म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉस हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, अगर आपको ये वीडियो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो इसे एक थम्स अप दे दीजिए और इसे शेयर करिए। साथ ही ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऑल्सो ध्यान रखें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है और इसे किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं लेना चाहिए। शुरुआत करते हैं समझते हुए मिस्टेक नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, आपका एसआईपी रोक देना क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे जा रहे हैं। वेल, एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो इक्विटी फंड्स में ना अपने एसआईपी को रोक देते हैं जब स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे जाती है। फॉर इंस्टेंस, आप एसआईपी रोक सकते हैं क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि इक्विटी फंड्स में हायर मार्केट लेवल्स पर इन्वेस्ट करने में आपको लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से लोग एसआईपी को डर के मारे रोक देते हैं जब मार्केट क्रैश हो रही होती है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि मार्केट और भी ज्यादा क्रैश होगी और वो अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में से एग्जिट कर जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे जाते वक्त अपने एसआईपीज को नहीं रोकना चाहिए। और हम यहां देखने वाले हैं व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड द्वारा की गई एक इंटरेस्टिंग सी स्टडी को। सपोज करिए आपने एक 10,000 रुपयों की मंथली एसआईपी स्टार्ट की बीएसई सेंसेक्स टीआरआई में जनवरी 2008 में, जब स्टॉक मार्केट अपने पीक पे थे। ये 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से कुछ ही महीने पहले का था। देन एज ऑफ 31 मई 2024 आपने इन्वेस्ट कर दिए होते टोटल रुपीज 19.7 लाख और इन्वेस्टमेंट हो गया होता वर्थ रुपीज 67.2 लाख, जो कि एक 13.6% के एक्सआईआर से ग्रो हुआ। हालांकि अगर आपने सेम 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती मार्च 2009 में जब स्टॉक मार्केट अपने बॉटम पे था, तो एज ऑफ मई 2024 आपने इन्वेस्ट किए होते रुपीज 18.3 लाख, जो कि पहले वाले सिनेरियो से 1.4 लाख रुपीज कम है। आपका इन्वेस्टमेंट अब वर्थ हो गया होता रुपीज 57.3 लाख, जो कि रुपीज 9.9 लाख कम है पिछले वाले सिनेरियो से, और ये ग्रो होता 13.8% एक्सआईआर से। तो ये स्टडी दिखाती है कि एक्सआईआर में डिफरेंस यानी 13.6% वर्सेस 13.8% एसआईपी के लिए, जो कि स्टॉक मार्केट हाई वर्सेस स्टॉक मार्केट लो पे शुरू किया गया था, ये लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑल्सो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स भी ना स्टॉक मार्केट को हर समय करेक्टली और एक्यूरेटली टाइम नहीं कर सकते। तो सेंस बनता है कि आप इक्विटी फंड्स में लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टेड रहे, ना कि मार्केट करेक्शन का वेट करते हुए अपने एसआईपी को डिले करें। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट करेक्शन का वेट करने के लिए जो वक्त आप गवाते हो, इस वजह से ओवर टाइम आपको इक्विटी फंड से कम रिटर्न्स मिलेंगे। मिस्टेक नंबर 2, अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रखना। वेल, कई लोग ना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं एक या फिर 2 म्यूचुअल फंड्स पिक करते हुए, फिर धीमे धीमे वो अपने पोर्टफोलियो में और भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐड करते रहते हैं और ये नहीं चेक करते कि वो उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या फिर रिस्क टॉलरेंस से मैच कर भी रहा है या फिर नहीं। इसका जस्टिफिकेशन वो ये देते हैं कि बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स होने से
उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है। लेकिन ऐसा केस नहीं है। अगर आप बहुत सारे इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पोर्टफोलियो में सेम ही सेट ऑफ स्टॉक्स हो, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सेम ही सेट ऑफ स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, बस अलग अलग इक्विटी फंड स्कीम्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपने 4 लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया हो और आप फील करते हो कि आपको अपने पोर्टफोलियो को अब डाइवर्सिफाई करना है। हालांकि अगर आप इन फंड्स के पोर्टफोलियो को चेक करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि इनमें सेम ही स्टॉक्स हैं, वो भी सिमिलर प्रपोर्शंस में ही। ऐसा इसलिए क्योंकि सेबी के कैटेगराइजेशन रूल्स के हिसाब से ना, एक लार्ज कैप फंड को अपने एसेट का एटलीस्ट 80% टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। तो इस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की वजह से इन चारों लार्ज कैप फंड्स के बीच में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो ओवरलैप हो सकता है। तो पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स होने से हो सकता है आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ना मिले, साथ ही आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लगेगा, यानी कि फंड को मैनेज करने की कॉस्ट बहुत लगेगी, जो कि ओवर टाइम आपके रिटर्न्स को खा सकता है। अब आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बीच के इस पोर्टफोलियो ओवरलैप को फाइंड करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है फंड पिकर पोर्टफोलियो ओवरलैप टूल। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ पर बेस्ड ऑन 10 ईयर रिटर्न्स फ्रॉम AMFI-List। अब अगर आप चेक करेंगे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड वर्सेस बड़ौदा BNB पारिबस लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो ओवरलैप को, तो फंड पिकर ओवरलैप टूल की मदद से आप देखेंगे कि इसमें एक 53% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है। आप नोटिस कर सकते हैं कि कैसे दोनों ही फंड्स का 53% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है, व्हिच मींस दोनों फंड्स के 53% स्टॉक्स सेम है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ अगर ये दोनों ही फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है। इसी तरीके से चलिए अब नजर डाल लेते हैं टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ पर बेस्ड ऑन 10 ईयर रिटर्न्स फ्रॉम AMFI-List। तो अगर आप चेक करेंगे पोर्टफोलियो ओवरलैप ऑफ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड वर्सेस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसी फंड पिकर पोर्टफोलियो ओवरलैप टूल के इस्तेमाल से, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ 9% का ही पोर्टफोलियो ओवरलैप है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड स्कीम ऐड करने से पहले हमेशा पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर सकते हैं। नाउ आखिर क्यों बहुत सारे इक्विटी फंड स्कीम्स होने से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होता? वेल, बिजनेस लाइन के हिसाब से सपोज करते हैं कि आपके पास टॉप परफॉर्मिंग 4 से 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप कैटेगरीज में आपके पोर्टफोलियो में। अब बहुत से टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के बहुत ज्यादा AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट होते हैं। एग्जांपल ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एज ऑफ 31 मार्च 2024 55,459 करोड़ वर्थ का AUM है। अब कुछ स्मॉल कैप फंड्स के पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्टॉक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के पोर्टफोलियो में 200 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं। तो अगर आपके पास 4 से 5 टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं इन कैटेगरीज में, तो आपके पोर्टफोलियो में 400 प्लस क्वालिटी स्टॉक्स होंगे, जो कि एक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है क्वालिटी स्टॉक्स का। तो अगर आप इतने सारे स्टॉक्स को ओन करते हैं, आप मार्केट को आउट परफॉर्म करने में स्ट्रगल कर सकते हैं और आपको एवरेज रिटर्न्स के लिए ही सेटल होना पड़ सकता है। इसलिए एक नए इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में 2 से 3 म्यूचुअल फंड्स के साथ सेटल हो जाना चाहिए। वेल, नाउ मिस्टेक नंबर 3, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के पीछे भागना। वेल, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स का एक बहुत ही स्टेलर ईयर था 2023। इन्होंने अराउंड 64,000 करोड़ रुपीस के इनफ्लोज अट्रैक्ट किए थे। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इतने ज्यादा इनफ्लोज की वजह से कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत वरीड हो गया। AMFI और सेबी ने चिंता जताई कि स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट्स में बहुत ज्यादा फ्रॉथ बिल्डअप हो रहा है। इस मिड और स्मॉल कैप फंड में बहुत ज्यादा कंटिन्यूइंग इनफ्लोज जो आ रहे हैं इस बीच में। नाउ मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में फर्स्ट टाइमर्स के लिए, और ये हाई रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं। आइए समझते हैं मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड का रिस्क रिटर्न इक्वेशन एक एग्जांपल की मदद से। आइए नजर डालते हैं रोलिंग रिटर्न्स ऑफ निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 पे। नाउ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रोलिंग रिटर्न्स वो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स होते हैं स्कीम्स के डिफरेंट डेट्स पर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट टेन्योर, जैसे कि 3 साल 5 साल के लिए एंड सो ऑन। दोस्तों, ये एक तरीका होता है नापने का कि एक फंड ने एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान कैसा परफॉर्म किया है, जैसे कि 1 साल 3 साल या फिर 5 साल में। इसे कैलकुलेट किया जाता है उस पीरियड के दौरान हर पॉसिबल स्टार्ट और एंड डेट के एनुअलाइज्ड रिटर्न का एवरेज लेते हुए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 ईयर रोलिंग रिटर्न इक्विटी फंड का जाना चाहते हैं 2020 से 2023 तक का, आप कैलकुलेट करेंगे 3 ईयर रिटर्न हर एक दिन के लिए फ्रॉम 2020 टू 2023 और फिर उन सभी रिटर्न्स का एवरेज लेंगे। आप स्क्रीन पे टेबल देख सकते हैं जो कि दिखाता है निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के रोलिंग रिटर्न्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर। तो जैसे कि आप देख सकते
सकते हैं टेबल से निफ्टी मिड कैप 150 जो कि बेंचमार्क इंडेक्स है मिड कैप फंड्स का, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो कि बेंचमार्क इंडेक्स है स्मॉल कैप फंड्स का। इसने ज्यादा रोलिंग रिटर्न्स जनरेट किए हैं निफ्टी 50 से लॉन्ग रन में। लेकिन आपको साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के वोलेटिलिटी पर भी नजर डालनी चाहिए, जैसे कि आप इस टेबल पर देख ही सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मिड कैप यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ज्यादा वोलेटाइल है निफ्टी 50 इंडेक्स से शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में। नाउ एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स को आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, ना कि आपके कोर पोर्टफोलियो का। जी हां, आपका कोर पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी देता है पोर्टफोलियो को और आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में मदद कर सकता है। वेल, एक्सपर्ट रेकमेंड करते हैं कि कोर पोर्टफोलियो को आपके इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का अराउंड 70 से 80% होना चाहिए। लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स एक्सेट्रा आपके कोर पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं। नाउ सैटेलाइट पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स हो सकते हैं आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को ओवर टाइम बढ़ाने के लिए। ये आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का बहुत ही स्मॉल पार्ट अराउंड 15 से 20% होता है। वेल दोस्तों, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ ही चुके हैं। ध्यान रखें कि स्टॉक मार्केट में हाई एंड लो इसके नेचुरल साइकिल का एक पार्ट है और अगर आप इन्फॉर्म्ड रहते हैं तो आप इन फ्लक्चुएशंस को बहुत ही बुद्धिमानी से नेविगेट कर सकते हैं। एक स्टॉक मार्केट मूवमेंट पे बिना ध्यान देते हुए, चाहे एसआईपी कंटिन्यू करने की बात हो या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई करना अवॉइड करने की बात हो या फिर कह लें कि स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स के रिस्क को समझने की बात हो और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की बात हो, हर वक्त सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का कंट्रोल लेने के लिए तैयार हैं और क्या आप इन म्यूचुअल फंड्स के कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे? हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। एंड अगर हमेशा की तरह आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ध्यान रखें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस की तरह, रिकमेंडेशन की तरह ना ले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.